Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's session of Sankalp series, we are going to discuss the topic Debt Recovery Tribunal, which is a topic from your module B. So before continuing, I would like to inform you कि पहली बात तो कल JIB एग्जाम की रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है, तो अभी भी अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। दूसरा, अगर आप JIB एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप एडुटैप के JIB कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, और अभी 29 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आपको 80% ऑफ मिल सकता है अगर आप कोड यूज करते हैं अगस्त 80। तो आप अगस्त 80 कोड यूज करिएगा फुल कैपिटल में, तो आपको 80% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। तो देखिए, पहले जब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स नहीं आए थे, सरफेसी एक्ट वगैरह एप्लीकेबल नहीं था, तो बैंक्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी अपना पैसा रिकवर करने में। बोरर डिफॉल्ट कर देता था और बैंक वालों को बहुत प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था, सिविल प्रोसीजर कोड था, लेकिन इनके जो प्रोसेस थे बहुत ज़्यादा स्लो थे, बहुत ज़्यादा कम्बरसम थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते थे। तो ये जो रिकवरी का प्रोसेस है, इसे स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ लेजिस्लेशंस लाए गए, जैसे कि रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, सरफेसी एक्ट 2002, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 और लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो बहुत सारे एक्ट्स लाए गए जिनसे बैंक्स को काफी फायदा हुआ है डेट रिकवरी में। आज हम बात करेंगे सबसे पहले वाला जो है रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 की, जिसके थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले कोर्ट्स के थ्रू पहले रिकवरी होती थी। 1993 वाला एक्ट आने से पहले आपको कोर्ट जाना पड़ता था डेट रिकवरी के लिए। लेकिन ऑलरेडी कोर्ट्स में इशू क्या है इंडिया में, एक तो बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, एंड इवन अगर कोर्ट डिक्री भी इशू कर देता था तब भी डेट को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता था, और बैंक का बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारा पैसा फंसा रहता था। बैंक से कितने रिसोर्सेज लॉयर्स को हायर करने में, ये सारी प्रोसीडिंग्स में जा रहे थे, और जब तक केस सॉल्व होता था तब तक एसेट्स की वैल्यू खत्म हो चुकी होती थी। मान लो मैंने बैंक से लोन लिया अपना घर गिरवी रख के, और मैंने डिफॉल्ट कर दिया। अब बैंक वाले मेरे खिलाफ कोर्ट केस करें, 10 साल लग जाए उस कोर्ट केस को कंप्लीट होने में, 10 साल तक तो मेरे घर की वैल्यू खत्म हो जाएगी काफी हद तक। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारा मैन पावर बैंक का वेस्ट होता था इन रिकवरी के प्रोसेसेस के अंदर। तो इसीलिए फिर रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 में लाया गया, जिसके थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया। और इस एक्ट का नाम भी 2019 में चेंज करके, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट कर दिया गया। अब इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बोला कि ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये तो एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 उसे वायलेट करता है। लेकिन बाद में ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो केस चला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्ट है ये बिल्कुल लीगली वैलिड है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स पे बात करें इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन पे डीआरटी का मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ऑलरेडी अच्छा सेपरेट फंक्शनिंग मैकेनिज्म है रिकवरी के लिए। लेकिन अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डीआरटी वाला जो मैकेनिज्म है वो एप्लीकेबल होगा। तो अब ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 2021 में अमेंडमेंट कर दिया गया था और जम्मू एंड कश्मीर पे भी डीआरटी एक्ट एप्लीकेबल है। तो ये एक्ट 1993 में अप्लाई किया गया था, इफेक्टिव हुआ था। धीरे धीरे पूरे देश में डीआरटी इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। लेकिन डीआरटी का मैकेनिज्म वहीं पे यूज हो सकता है जहां पे जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो 20 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का है। चाहे आपने बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, इनके कंसोर्टियम से लोन लिया है, वो इस एक्ट के अंडर कवर होता है। ठीक है, इससे नीचे का केस है तो सिविल कोर्ट के थ्रू आप रिकवरी का प्रोसेस कर सकते हैं। अब डीआरटी एक्ट के अंडर जो 1993 वाला एक्ट है उसको मैं डीआरटी एक्ट बोल रही हूँ। डेट का क्या डेफिनेशन है? एनी लाइबिलिटी, इवन प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों, क्लेम्ड एज ड्यू फ्रॉम अ पर्सन और पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। चाहे एक पर्सन से ड्यू है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल से ड्यू है, अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो डेट की कैटेगरी में फॉल करता है।
कोई बोरविंग्स है, चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है चाहे असाइंड है, वो सब डेट की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, किसी ने कोई डिक्री, आर्बिट्रेशन, अवार्ड, मॉर्टगेज के अंदर कुछ भी लीगली कोई पैसा रिकवर करना है तो वो डेट की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, कोई भी डेट सिक्योरिटीज हैं कि 90 दिन हो गए नोटिस दिए हुए लेकिन फिर भी सामने वाले ने डेट सिक्योरिटीज का पेमेंट नहीं किया, वो डेट की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड या कोई डेट सिक्योरिटीज है, कोई कोर्ट ऑर्डर है पेमेंट का वो नहीं पे किया है, कोई मॉर्टगेज लाइबिलिटीज है, कुछ भी पैसा पेंडिंग है, वो डेट की कैटेगरी में फॉल करेगा। इवन अगर बैंक ने गलती से पैसा दे दिया, मान लो मेरे अकाउंट में एकदम से 25 लाख रुपए आ गए, गलती से बैंक ने मुझे दे दिए और मैं जल्दी से खर्च कर दिए, अब बैंक मुझे कह रहा है मुझे पैसे वापस दो, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं नहीं पैसे वापस करूंगी, आपने गलती से दिए थे, नहीं, गलती से दिया गया पैसा भी डेट है, मुझे वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैंने अपने अकाउंट में से ओवरड्रॉन किया है पैसा, ओवरड्रॉ किया है पैसा, इवन दो बैंक से मैंने कोई एक्सप्लिसिटली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं ली थी, फिर भी अगर मैंने ओवरड्रॉ किए हैं पैसे, वो भी डेट की कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर बैंक के किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, मिस अप्रोप्रिएशन किया पैसे का, वो डेट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, वो डेट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। अगर कोई बैंक का पर्सन कुछ धांधली करता है, कुछ पैसे चोरी करता है बैंक के, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। If liability arises out of a business activity and still subsist, it is recoverable as a debt. मान लो कि एक पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में बैंक से लेके, अब वो जो बिजनेस है उसमें कुछ दिक्कत आ गई, वो पैसा नहीं वहां से जनरेट हुआ जिसके कारण वो बैंक को भी नहीं पैसा दे पा रहा, तो ऐसे में वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा तो बिजनेस में पैसा लगा है वहां से रिकवर करूंगा तभी आपको दूंगा, नहीं, वो डेट है, उस पर्सन को वापस करनी ही करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डीआरटीज के इस्टेब्लिशमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है डीआरटीज को इस्टेब्लिश करने की, उनका क्या जुरिस्डिक्शन होगा, क्या पावर होगा, क्या अथॉरिटी होगा, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। उनका जोग्राफिकल एरिया क्या होगा जुरिस्डिक्शन का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी। अब बोलने में तो ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूनल है, 5-7 लोग तो होंगे, लेकिन डीआरटी में सिर्फ एक ही पर्सन होता है जिसे हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, सिंगल वो पर्सन होता है। ये वो पर्सन होता है या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो या डिस्ट्रिक्ट जज बनने जितना क्वालिफिकेशन हो, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सकता है। ये 4 साल का इनका टर्म होता है ऑफिस का, या फिर 70 साल की उम्र तक, विच एवर इज अर्लियर। ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि एज कितना होता है मैक्सिमम, तो 70। ठीक है, अब जो ट्रिब्यूनल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो सारा काम खुद तो करेगा नहीं, उसे स्टाफ भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें रिकवरी ऑफिसर होगा, बहुत सारा स्टाफ होगा, और ये सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर काम करता है सारा स्टाफ। अब जो रिकवरी ऑफिसर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया है उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना। अब जैसे डीआरटी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, डीआरएटी जो डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जहां पे अपील जाती है, वहां पे भी सिंगल पर्सन ही होता है एपेलेट ट्रिब्यूनल में, उसे चेयरपर्सन बोला जाता है। अब चेयरपर्सन बनने के लिए कौन क्वालिफाइड है, या तो वो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, ठीक है, या क्वालिफाइड हो टू बी अ हाई कोर्ट जज, या फिर उसने इंडियन लीगल सर्विस में सीनियर ग्रेड पे कम से कम 3 साल तक काम किया हो, या फिर अगर कोई पर्सन कम से कम 3 साल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह चुका है वो भी चेयरपर्सन बन सकता है। इनका टर्म 5 साल का होता है या फिर 70 साल की उम्र तक इनका टर्म होता है। अब जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है इसके पास भी नेसेसरी स्टाफ होता है जो चेयरपर्सन की सुपरिटेंडेंस के अंदर काम करता है। तो जो आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ये केसेस सुनता है, डिसाइड करता है, जब भी इनको एप्लीकेशन आते हैं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिकवरी ऑफ डेट्स के लिए, इवन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर, जो हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे आईबीसी की, तो उसके अंदर भी आईबीसी में जब इंडिविजुअल का केस आता है या पार्टनरशिप फर्म का केस आता है, ये भी डीआरटी के पास जाते हैं। ओके, अब जो डीआरएटी है उसके पास कौन से केसेस जाते हैं, डीआरटी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट, फाइनल ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट अगर किसी को अपील फाइल करनी है तो वो डीआरएटी के पास जा सकता है। इवन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के केसेस में जो एपेलेट अथॉरिटी है वो डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल ही है। डीआरटी आप डीआरटी एक्ट में भी देखोगे, सरफेसी एक्ट में भी देखोगे, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंडर भी देखोगे, तो डीआरटी बहुत जगह यूज होता है। अब जो डीआरएटी का चेयरपर्सन है उसके पास कंट्रोल और सुपरविजन की पावर होती है ओवर द डीआरटीज। तो नीचे डीआरटीज, इसके ऊपर सुपरविजन और कंट्रोल कौन करता है, डीआरएटी यानी कि एपेलेट ट्रिब्यूनल।
अगर वो चाहे, अगर मानो एक डीआरएटी के अंदर बहुत सारे डीआरटीज आते हैं, तो एक पीओ से केस उठा के दूसरे पीओ को ट्रांसफर कर सकता है डीआरएटी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, कि इस डीआरटी से केस उठा के, पीओ से केस उठा के दूसरे पीओ को दे दिया। और ये ट्रिब्यूनल से अपडेट्स भी मांग सकता है कि बताओ तुम्हारे कौन से पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। पीओस की मीटिंग कर सकता है उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए, एंड एक्शन रेकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को। अगर कोई पीओ मिसबिहेव करता है, किसी की इनकैपेसिटी हो जाती है, तो ये गवर्नमेंट को बोल सकता है कि भाई ये अब ये काम करने लायक नहीं है, इसको रिमूव करना चाहिए, तो वो भी रिकमेंडेशन चेयरपर्सन दे सकता है। ठीक है। अब बार ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो जो अब केसेस डीआरटी जहां पे इस्टेब्लिश हो चुका है, वहां पे 20 लाख से ऊपर या 20 लाख का कोई केस है, वो डीआरटी के पास जाना चाहिए। सिविल कोर्ट ने वहां पे जुरिस्डिक्शन लूज कर दिया, तो डेट रिकवरी का केस 20 लाख या उससे ज्यादा का डीआरटी के पास ही जाएगा। ठीक है। अब ये बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन डीआरटी में केस फाइल होता है, बैंक केस फाइल करता है, उसकी अपील डीआरएटी में जाती है, लेकिन अब डीआरएटी का जो केस पे जो भी वो बोलते हैं वो फाइनल होता है, लेकिन अंडर आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास रिट और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है। वहां पे केसेस की अपील आगे जा सकती है, इन सम केसेस, राइट नहीं है, इन सम केसेस जा सकती है। तो ये वाला जो सिविल कोर्ट्स के ऊपर जो बार लगा है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे नहीं है। ठीक है। और कट ऑफ डेट कहाँ कौन सी है कि कब से सिविल कोर्ट का पावर चला गया? डेट ऑन विच डीआरटी वाज एस्टैब्लिश विद इन जुरिस्डिक्शन ओवर द कंसर्न्ड एरिया, कि एक एरिया में जब डीआरटी एस्टैब्लिश हो गया, उस डेट को कट ऑफ डेट माना जाएगा, और वहां से फिर सारे केसेस सिविल कोर्ट की बजाय डीआरटी के पास जाएंगे। अब पूरा प्रोसेस क्या है? ट्रिब्यूनल के पास जब केस जाता है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 20 लाख या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, सारे चार्जेस मिला के अगर 20 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट है, तो हम फिर डीआरटी को कंसिडर करेंगे। तो एप्लीकेशन में आपको बोरोवर, गारंटर, क्या फैसिलिटी ली है, क्या सिक्योरिटी रखी थी सामने वाले ने, कितने आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, आपके जो भी क्लेम है आपको एप्लीकेशन में लिखने हैं। ठीक है। आप क्या चाहते हो, कि आप क्या रेमेडी चाहते हो? आप चाहते हो कि इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लीजिए, आपको कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए डीआरटी से, वो बैंक जो है उसको सब कुछ है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसको सब कुछ एप्लीकेशन में बताना है। कोई एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन में होना चाहिए। और आप कौन से डीआरटी में जाओगे? अब डीआरटी तो बहुत सारे हैं। ठीक है। जहां पे ब्रांच या ऑफिस है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जहां पे वो अकाउंट मेंटेन करते हैं, मान लो एसबीआई का जिस ब्रांच का केस है वहां का डीआरटी में केस चला जाएगा। जहां पे डिफेंडेंट रहता है, मान लो मैंने एसबीआई का 30 लाख का लोन नहीं चुकाया, तो मैं डिफेंडेंट हूँ और बैंक जो है वो प्लेंटिफ है, तो मैं जहां पे रहती हूँ, जहां पे काम करती हूँ, वहां के डीआरटी में भी केस फाइल हो सकता है, या जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ लीगल टर्म्स में, वहां पे भी, वहां के डीआरटी में भी केस फाइल हो सकता है। अब मान लो मैंने 30 लाख रुपया एसबीआई का नहीं चुकाया, और मैंने सेम एचडीएफसी के भी पैसे हैं जो मैंने नहीं चुका रखे, तो एचडीएफसी भी फाइनल ऑर्डर आने से पहले एसबीआई की एप्लीकेशन में एज अ को एप्लीकेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है। ये अलाउड है, कोई इशू नहीं है। अब जब एप्लीकेशन फाइल करनी है तो प्रॉपर फीस, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, सारा जो भी एविडेंस है वो साथ में सबमिट करवाना पड़ता है। अब ट्रिब्यूनल में क्या होता है जाके, अब बैंक ने, एसबीआई ने मेरे खिलाफ चला गया ट्रिब्यूनल में कि मेघा ने पैसे नहीं वापस किए हैं, हमें ये रिलीफ चाहिए, एप्लीकेशन पूरी फाइल कर दी है। अब यहाँ पे जैसे ही ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन आती है, वो डिफेंडेंट, इस केस में मैं डिफेंडेंट हूँ जिसके खिलाफ केस है, 30 डेज के अंदर अंदर समन भेजा, इशू समन टू डिफेंडेंट टू शो कॉज विद इन 30 डेज। तो मुझे समन आएगा कि 30 डेज के अंदर अंदर मुझे मतलब अपना पक्ष रखना है। और मुझे ये भी ऑर्डर किया जा सकता है कि मुझे अपनी एसेट्स डिस्क्लोज करनी है, इवन जो मैंने गिरवी नहीं भी रखी हैं, मुझे मतलब रैंडमली बोला जा सकता है कि आप अपनी एसेट्स बताओ, आपके पास टोटल कितनी एसेट्स हैं। हो सकता है लोन लेने के लिए मैंने सिर्फ घर गिरवी रखा हो, उसका तो बैंक को पता है, उसका तो कोर्ट को भी पता है, ट्रिब्यूनल को पता है। इसके अलावा भी मेरी जो एसेट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है, और मुझे ये भी बोला जा सकता है कि जब तक ये केस चल रहा है आप अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज नहीं कर सकते हो। तो मेरे पास सम्मन आ गया। ठीक है। अब डिफेंडेंट यानी कि मुझे 30 डेज के अंदर अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट देना है, मेरा कोई सेट ऑफ क्लेम है वो भी मैं
बता सकती हूँ। देखो अब ऐसा हो सकता है कि मैंने एसबीआई का 30 लाख नहीं चुकाया और ऐसा 10 लाख रुपया है जो एसबीआई ने मुझे देना था लेकिन एसबीआई ने मुझे नहीं दिया, तो ये मैं भी अपना क्लेम रख सकती हूँ सामने कि भाई ये 10 लाख रुपए तो इसमें एडजस्ट होने चाहिए, मैं भी अपना क्लेम रख सकती हूँ। तो एक होता है क्लेम, एक होता है काउंटर क्लेम। इफ द डिफेंडेंट हैज एनी क्लेम अगेंस्ट द एप्लीकेंट बैंक, इट कैन सेट ऑफ द बैंक्स डिमांड। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई 30 लाख मैंने चुकाने थे, 10 इन्होंने मुझे देने हैं, तो आप ये बीच में एडजस्ट करवाओ, ये रिटर्न स्टेटमेंट में मुझे देना पड़ेगा। ठीक है। ट्रिब्यूनल कैन ट्रीट इट एज अ क्रॉस सूट और एंड पास अ फाइनल ऑर्डर कवरिंग बोथ क्लेम्स। तो ट्रिब्यूनल जो है दोनों को देख के एडजस्टमेंट कर सकता है कि ठीक है अब हम नेट 20 लाख रुपीज मेघा ने पे करने हैं। एक होता है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम टोटली सेपरेट क्लेम हो सकता है। यहाँ पे तो ऐसा ना कि 30 मैंने बैंक को देने, 10 बैंक ने मुझे देने, आपस में सेट ऑफ हो गया। एक होता है कि मैंने बैंक को 30 लाख देने हैं और बैंक ने जबरदस्ती मेरा ना अकाउंट फ्रीज कर दिया, बैंक ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जिसकी वजह से मुझे 20 लाख का नुकसान हो गया। ये मेरा काउंटर क्लेम है, ये एक सेपरेट डैमेजेस है जो मैं क्लेम कर रही हूँ कि तुमने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जिसकी वजह से मुझे 20 लाख रुपए नुकसान हो गया, तो तुम भी मेरे 20 लाख रुपए की भरपाई करो। तो अब एसबीआई ने मुझे 30 लाख रुपए का मेरे पे केस कर दिया कि मैंने 30 लाख देने हैं एसबीआई को, मैंने भी केस कर दिया कि तुम्हारी वजह से मुझे 20 लाख का नुकसान हुआ है। तो मैं काउंटर क्लेम भी कर सकती हूँ और वो काउंटर क्लेम को इंडिपेंडेंटली भी ट्रीट किया जा सकता है, सेम जो डीआरटी प्रोसीडिंग्स है उसमें भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है। तो मेरा क्लेम जो है और जो काउंटर क्लेम है उसे इकट्ठे भी ट्रिब्यूनल मैनेज कर सकता है। फिर है कॉलिंग सिक्योरिटी फ्रॉम द डिफेंडेंट। किसी भी स्टेज पे ट्रिब्यूनल जो है डिफेंडेंट को बोल सकता है कि तुम्हें अपनी सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी, जो तुमने प्लेज करी है या इक्विवेलेंट वैल्यू की कोई सिक्योरिटी तुम्हें फर्निश करेगी। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि मैं पेमेंट ना करना चाहती हूँ, मैं करना नहीं चाहती पेमेंट, तो मैं चोरी चोरी अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दूंगी, मैं ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन से बाहर ले जाऊंगी अपनी प्रॉपर्टी को, या फिर डैमेज मिसयूज या क्रिएट थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, कि मैं सेम प्रॉपर्टी को डैमेज कर दूंगी, मिसयूज करूंगी या कहीं और गिरवी रख दूंगी, थर्ड पार्टी के पास इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगी। मतलब उनको लगता है ना कि मैं कुछ भी गड़बड़ करने वाली हूँ, तो वो करेंगे कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास फर्निश करो। इफ द डिफेंडेंट्स fails to comply or show cause, the tribunal can pass an attachment order to seize the property। वो जितने का मेरा अमाउंट पेंडिंग है जो मुझे बैंक को देना है, उतने की फिर प्रॉपर्टी मेरी सीज हो सकती है, अटैचमेंट ऑर्डर पास हो सकता है, मेरी प्रॉपर्टी फ्रीज हो सकती है अगर मैं सम्मन का रिप्लाई ना करूं, मैं ट्रिब्यूनल की बात ना मानूं, तो ये सब किया जा सकता है। और मेरे खिलाफ एक कंडीशनल ऑर्डर भी आ सकता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया जाएगा, मेरी पार्ट प्रॉपर्टी या होल ऑफ द प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है पेमेंट सिक्योर करने के लिए। अगर कोई पर्सन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को डिसोबे करता है तो मेरी प्रॉपर्टी को एक तो अटैच किया जा सकता है, एक तो ये पावर है, दूसरा है सिविल प्रिजन में 3 महीने तक के लिए मैक्सिमम डिटेन भी किया जा सकता है कि ये प्रोसीजर में बाधा बन रही है या ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो 3 महीने तक का डिटेंशन भी हो सकता है। ठीक है। अब कई बार ना करोड़ों के केसेस होते हैं, रिकवरी के कई करोड़ों के केसेस होते हैं, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, एक रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी जो डेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए एक रिसीवर अपॉइंट हो सकता है। अब रिसीवर का क्या काम है, वो सारी प्रॉपर्टी का कस्टडी लेगा, मैनेज करेगा, डिस्पोज करना है वही डिस्पोज करेगा। ठीक है। कोई सूट फाइल करना है, उनको डिफेंड करना है, कोई रेंट आ रहा है प्रॉपर्टी से, प्रॉफिट आ रहा है, वो सब कुछ उसका हो जाएगा। ठीक है। सारी इन्वेंट्री मेंटेन करना है एसेट्स की, कोई ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी, हो सकता है कि 50-60 करोड़ का केस हो, तो रिसीवर सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, मेरे हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी, रिसीवर को दे दी जाएगी। ओके। ऐसा हो सकता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट, जो ट्रिब्यूनल है वो एक इंटरिम ऑर्डर या फिर फाइनल ऑर्डर पास कर सकता है कि मेघा आपको इतना डेट जो है आपको पे करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जो भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा वो बाइंडिंग होगा और ऑर्डर की कॉपी मुझे यानी कि डिफेंडेंट को और जो एप्लीकेंट है प्लेंटिफ है उसको भी इसका कॉपी दे दिया जाएगा। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ना,
जो डीआरटी में वो एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करता है। उस रिकवरी सर्टिफिकेट में ना लिखा होता है कि डेट का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना ड्यू है, और रिकवरी ऑफिसर को ऑथराइज कर देता है कि भाई अब तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम्हें इतना अमाउंट रिकवर करना है डिफेंडेंट या डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी से। अभी जो रिकवरी सर्टिफिकेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर इशू करता है, ये कोर्ट ऑर्डर, सिविल कोर्ट के ऑर्डर के बराबर उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज फॉरवर्डेड टू द ट्रिब्यूनल विद इन जुरिस्डिक्शन वेयर डेटर्स प्रॉपर्टी लाइज। हो सकता है कि केस चल रहा है इधर वाले डीआरटी में और प्रॉपर्टी है इधर वाले डीआरटी में, तो इधर वाले डीआरटी को ये रिकवरी सर्टिफिकेट का कॉपी भेज दिया जाएगा कि तुम्हारे एरिया में प्रॉपर्टी है जो हमें अटैच करनी है। ओके, अब जो रिकवरी प्रोसीड्स होंगे वो एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर आईबीसी एक्ट के अंदर एक ना प्रोविजन होता है कि किसको पहले पैसा देना है, किसको बाद में पैसा देना है, सिक्योर्ड डेटर्स को कब पैसा देना है, वो सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे जब पैसा रिकवर होगा। अब ट्रिब्यूनल्स में अलाउ फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अब किसी को कोई अपना पक्ष रखना है, कोई फैक्ट प्रूव करना है, तो वो एफिडेविट लगा के वो फैक्ट अपना बता सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन भी की जा सकती है, कोई भी एविडेंस है उसको क्रॉस एग्जामिन करना है, ट्रिब्यूनल क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। अगर कोई विटनेस अपीयर नहीं होता तो फिर एविडेंस को देन एफिडेविट इजंट कंसिडर्ड अ वैलिड एविडेंस। ठीक है, अब ये एफिडेविट किसी ने जमा कराया, कोर्ट ने, पार्टी ने एफिडेविट जमा कराया। अब ट्रिब्यूनल ने बोला, मैं कोर्ट बोल रही हूँ गलती से, ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। अब ट्रिब्यूनल ने बोला कि ठीक है हम विटनेस को बुला के क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं, लेकिन विटनेस आया ही नहीं, तो फिर ये एफिडेविट को नहीं माना जाएगा। ओके, अब डीआरटी के पास जब भी कोई भी एप्लीकेशन आती है तो 180 डेज के अंदर अंदर उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जो पूरा इशू है, एप्लीकेशन का पूरा जो सोल्यूशन है, 180 डेज फ्रॉम द रिसीट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने दिन के अंदर सॉल्व करना होता है। अब एसबीआई मेरे खिलाफ चला गया डीआरटी, अब मुझे या फिर एसबीआई को डीआरटी के ऑर्डर से प्रॉब्लम है, इंटरिम या फाइनल ऑर्डर से, तो अपील की जा सकती है डीआरएटी के अंदर। तो जो भी डीआरटी के ऑर्डर से अग्रीव्ड पार्टी है वो डीआरएटी के पास जा सकती है। लेकिन अगर डीआरटी ने दोनों पार्टीज के कंसेंट के साथ ऑर्डर पास किया है, वहां पे अपील नहीं हो सकती, वहां पे बात डीआरटी में ही खत्म हो जाती है। और अगर जहां जहां पे अपील करना भी होता है, डीआरटी ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल करना होता है। अगर आप लेट हो जाते हो तो डीआरटी आपको लेट भी एप्लीकेशन फाइल करना अलाउ कर देता है, अपील फाइल करना अलाउ कर देता है, अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है कि आप क्यों लेट हुए थे। ठीक है, अब जो अपेलेंट है मस्ट डिपॉजिट 50% ऑफ द डेट अमाउंट एज शोन ड्यू। अब मान लो मुझे ऑर्डर पसंद नहीं आया जो डीआरटी ने पास किया, अब मैं डीआरएटी के पास अगर जाना चाहती हूँ तो पहले जो इन्वॉल्व्ड अमाउंट है उसका 50% मुझे डीआरएटी को देना पड़ेगा, या फिर 50% से 25% तक लाने का मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मेरे पास 50% तो नहीं है, मैं 25% तक दे सकती हूँ, तो 25% तक डीआरएटी उसे रिड्यूस कर सकता है। अब ये डिपॉजिट कंडीशन इसलिए है ताकि बोरोवर जो है ये अपील के प्रोसेस को मिसयूज ना कर। जब भी बोरोवर अपील करता है फिर 50 और 25% का प्रोविजन होता है कि ये ना हो कि वो केस लटकाते रहे और बैंक बेचारा खड़ा है। एटलीस्ट 50% तो आएगा बैंक के पास, 25% उनको पास ऑन कर सकता है ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब डीआरएटी दोनों पार्टीज की बात सुनेगा और डीआरटी के ऑर्डर को कंफर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है। एंड दोनों पार्टीज को बता दिया जाता है कि डीआरएटी ने क्या बोला है। एक बार डीआरएटी ने जो बोल दिया वो फाइनल ऑर्डर होता है, उसके खिलाफ कोई फर्दर अपील नहीं होती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन होता है, स्पेशल लीव पिटीशन या रिट फाइल की जा सकती है, लेकिन वो हमेशा तभी फाइल होती है जहां पे लीगल लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। नॉर्मल अपील नहीं होती, इट्स नॉट अ राइट कि आप डीआरएटी से सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। स्पेसिफिक केसेस में क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तब आप जुरिस्डिक्शन रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हो। और जब भी डीआरएटी के पास कोई भी एप्लीकेशन जाती है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर उन्हें उसे रिजॉल्व करना होता है। अब रिकवरी प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अब एक बार रिकवरी सर्टिफिकेट डीआरटी ने इशू कर दिया तो जो रिकवरी ऑफिसर है वो रिकवरी इनिशिएट कर देता है। कैसे कर सकता है? रिकवरी प्रोसीजर में एक तो वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफेंडेंट की अटैच कर सकता है, सेल कर सकता है, उसके कोई डिफेंडेंट के सिक्योरिटी इंटरेस्ट वगैरह हैं,
ठीक है, उनकी पोजेशन ले सकता है, रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है, डिफेंडेंट अगर परेशान करे तो उसे अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है। ओके अब सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन केस में ये बोला था कि इम्प्रिजनमेंट कैजुअली नहीं कर सकते, कि हल्का सा इशू हुआ आपने डिफेंडेंट को जेल में डाल दिया। ओनली एंड ओनली अगर डिफेंडेंट विलफुल डिफॉल्टर है, कि पैसे होते हुए भी अगला पैसे नहीं दे रहा, विलफुल डिफॉल्टर है, तभी उसे इम्प्रिजन किया जा सकता है। नॉर्मली कैजुअली आप किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते हो, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होता है ये। अब किसी को अगर रिकवरी सर्टिफिकेट से कोई ऑब्जेक्शन है तो रिकवरी ऑफिसर को आप कुछ नहीं बोल सकते हो, उसके सामने डिस्प्यूट नहीं रेज करना है। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसने वो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया था उसके सामने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, वो भी 60 दिन के अंदर अंदर एफिडेविट से सपोर्टेड। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलोगे कि सर अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लो, 60 दिन के अंदर अंदर आप बोल सकते हो ऑर्डर आने के, और वो भी एफिडेविट के साथ सपोर्टेड होना चाहिए है। अब डीआरटी जो है वो ये भी कर सकता है कि आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना अलाउ कर दे, इफ द डिफेंडेंट मेक्स एट लीस्ट 25% डाउन पेमेंट एंड विद एन अंडरटेकिंग टू पे द बैलेंस। अब मान लो मेरे खिलाफ डीआरटी ने ऑर्डर पास कर दिया, अब मैं उनको बोल रही हूँ कि सर ऐसा करो, आप ना मेरी प्रॉपर्टी मत जब्त करो, मैं 25% अभी दे रही हूँ आपको पैसा, बाकी का मैं बैंक को धीरे धीरे चुका दूंगी, मुझे समय दे दिया जाए। ठीक है, तो डीआरटी बोलेगा ठीक है, रिकवरी ऑफिसर को बोलेगा कि रुक जाओ, मैडम की प्रॉपर्टी मत अटैच करो, मैम ने 25% दे दिया, बाकी वो किस्तों में दे देंगी। अब अगर मैं ये वाला प्रोविजन यूज करती हूँ तो मैं अपना राइट टू अपील लूज कर देती हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये प्रोविजन यूज करती हूँ। और अगर मान लो मैंने फिर भी पे नहीं किया तो फिर रिकवरी ऑफिसर अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जैसे जैसे जो जो पेमेंट मैं करती जाऊंगी, ट्रिब्यूनल जो है वो रिकवरी ऑफिसर को भी अपडेटेड रखेगा कि इनकी तरफ से इतना इतना पैसा आ रहा है या आना भी इतना पेंडिंग है। अब आरओ कैन समन पर्सन्स टू डिस्क्लोज डेटर्स एसेट। तो जो रिकवरी ऑफिसर हो ना वो मेरे जो नोन है लोग हैं, उन्हें बोल सकता है कि डेटर्स की एसेट्स बताओ मेरे लॉयर को या किसी को भी, कि बताओ इनके पास कितनी एसेट्स हैं। और जो डेटर यानी कि मैं, मुझे भी एफिडेविट के थ्रू एसेट्स डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। जब मेरा जो डेटर है उसको बुलाया जा सकता है कि मान लो किसी ने मुझसे ना 5 लाख रुपए उधार लिए थे, अब वो जो 5 लाख रुपए हैं वो मुझे वापस नहीं करेगा, वो रिकवरी ऑफिसर को वापस कर देगा, वो मुझे नहीं देगा वो 5 लाख रुपए। तो ऐसा रिकवरी ऑफिसर कर सकता है। ठीक है, बाद में मैं 5 लाख नहीं मांगने जा सकती उससे, वो तो कह देगा कि भाई मैंने तो तुम्हारे रिकवरी ऑफिसर को दे दिया, मेरी डेट खत्म है। उसके बाद जो हमारा रिकवरी ऑफिसर होता है उसके पास वैसी ही पावर्स है जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास होती हैं एरियर्स रिकवर करने के लिए। तो आरओ के पास काफी वाइड पावर्स होती हैं इंश्योरिंग प्रायोरिटी रिकवरी ऑफ बैंक ड्यूज। तो जैसे इनकम टैक्स वालों के पास पावर होती है वैसे ही रिकवरी ऑफिसर के पास भी पावर होती है। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी और डीआरएटी दे आर नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड एंड वो नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, अपना प्रोसीजर खुद क्रिएट करते हैं। इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं जो कि सिविल कोड के पास होती हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जैसे कि विटनेस समन करना, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोलना, एफिडेविट्स के थ्रू एविडेंस लेना, है ना, विटनेस एग्जामिन करना, अपने डिसीजन को रिव्यू करना और डिसमिस करना किसी एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग एक्स पार्टे, सेटिंग असाइड एक्स पार्टे ऑर्डर्स और डिसमिसल ऑर्डर्स। तो ये सारी जो पावर्स होती हैं जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं, ये सारी पावर्स ट्रिब्यूनल्स और एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के पास भी होती हैं। ठीक है, एंड जो प्रोसीडिंग्स डीआरटी और डीआरएटी करते हैं इन्हें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरह माना जाता है अंडर आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और ये जो एप्लीकेशंस हैं इन्हें लिमिटेशन एक्ट 1963 को भी फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत 20-20 साल पुराने केसेस आ जाए, नहीं, एक लिमिटेशन पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर केस फाइल करना होता है। लास्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब यहाँ पे आपको पता है कि डीआरटी के थ्रू भी बैंक अपना पैसा रिकवर कर सकता है, सरफेसी एक्ट के थ्रू भी पैसा रिकवर कर सकता है, तो मल्टीपल रेमेडीज हैं। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये बोलता है कि अगर दो रेमेडीज हैं और दोनों आपस में इनकंसिस्टेंट हैं तो कोई एक चूज करना पड़ेगा आपको। लेकिन कोर्ट ने ये बोला था कि डीआरटी और सरफेसी एक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन नहीं लग रहा क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइमल्टेनियसली डीआरटी एक्ट और सरफेसी एक्ट दोनों के थ्रू पैसा रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। अगर आपने डीआरटी में एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जरूरी नहीं है कि उसको विड्रॉ करने के बाद आप सरफेसी एक्ट के अंडर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो
डीआरटी इनेबलिंग इन नेचर है एंड क्रेडिटर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, दोनों के थ्रू भी अपना रिकवरी जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी जो अभी रिजॉल्व हो चुकी है। चलिए अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज देखते हैं। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही अज्यूम्स ऑफिस और until he attains the age of dash years whichever is earlier। तो ये अक्टूबर 23 में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या है डी, 70 years की एज तक वो ऑफिस होल्ड करता है। अगले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ डीआरटी इज और आर करेक्ट। DRTs entertain applicants from banks and financial institutions for recovery of debts of 20 lakh and above। बिल्कुल सही, 20 लाख या उससे ज्यादा का केस जाता है DRT के पास। DRT has jurisdiction over all civil matters relating to debt recovery as well as criminal liability। क्रिमिनल ऑफेंस वाले केसेस नहीं डीआरटी के पास जाएंगे, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अगर आप एलिमिनेशन से भी चले तो बी आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगी जहां पे डीआरटी के पास जुरिस्डिक्शन है, और डीआरटी के अगेंस्ट अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है, अपील करनी है ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो डीआर80 में जाता है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ डीआरटी। द डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द समन। तो बिल्कुल सही है, समन आने के 30 days में डिफेंडेंट को रिप्लाई करना है। डिफेंडेंट कैन रेज अ क्लेम ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट द बैंक इन द रिटन स्टेटमेंट। ये भी बिल्कुल सही है, सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। डिफेंडेंट कैन नॉट फाइल काउंटर क्लेम, ये गलत है, काउंटर क्लेम वो कर सकता है। ट्रिब्यूनल में रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम डीलिंग विद द एसेट्स पेंडिंग एप्लीकेशन, ये बिल्कुल सही है कि जब तक आपका केस चल रहा है आप अपनी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, ऐसा ट्रिब्यूनल बोल सकता है। तो 1, 2 एंड 4 यानी कि बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अपील्स टू डीआर80। अपील्स मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, बिल्कुल सही। डीआरटी ने एप्लीकेशन आपका रिव्यू कर दिया, फाइनल ऑर्डर पास कर दिया, उसके 30 days के अंदर अंदर आप डीआर80 जा सकते हैं। 50% of the amount to be deposited by the appellant but DRAT में reduce it not less than 25। तो 50 जमा करना है, reduce करके 25 किया जा सकता है। DRT can, AT can modify, confirm and set aside the order of DRT, बिल्कुल सही। अपील लाइज फर्दर टू सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट, तो राइट नहीं है, कुछ सर्कमस्टांसेस है जहां पे आप रिट फाइल कर सकते हो, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो 1, 2 एंड 3 यानी कि ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Next is consider the following statements about recovery certificate under the Recovery of Debts and Bankruptcy Act। Recovery certificate is issued by the presiding officer after passing a final order, बिल्कुल सही। एक रिकवरी सर्टिफिकेट पीओ पास करता है। रिकवरी ऑफिसर हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल द रिकवरी सर्टिफिकेट इफ द डेटर रेजेस ऑब्जेक्शन। तो रिकवरी सर्टिफिकेट में चेंजेस करने की पावर रिकवरी ऑफिसर नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। रिकवरी सर्टिफिकेट कैन बी चैलेंज्ड बिफोर डीआरएटी एज अ पार्ट ऑफ अपील अगेंस्ट द डीआरटीज फाइनल ऑर्डर, बिल्कुल सही है। तो जब डीआरटी ने ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट डीआरटी एटी जा सकते हो ना, रिकवरी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट भी आप जा सकते हो, डीआर एटी के पास जा सकते हो, ठीक है, कि आपको डीआरटी का ऑर्डर ही नहीं पसंद आया।